देखिए यहाँ पे एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखा है। न्यूटन के कणिका सिद्धांत। देखिए न्यूटन साहब जो थे उन्होंने कहा था, वो बोले थे कि जो प्रकाश की जो वेग होती है, प्रकाश की जो वेग होती है वो विरल माध्यम के अपेक्षा सघन माध्यम में अधिक होती है। ये उसका अपना स्टेटमेंट था। देखिए विरल और सघन माध्यम को अगर समझ मतलब एक सिंपल सा डेफिनेशन की बात करें तो विरल कहने का मतलब हुआ कि जिसमें प्रकाश, एक तो ये तो इस पे डिपेंड हो गया। लेकिन अगर हम समझे, अगर हम हवा ले और पानी ले, अगर इसका सिंपली एक डिफिनेशन दे तो हवा ले और या पानी ले, तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि जिसमें आप, एक सिंपल सा एक मोटो है, जिसमें आप आसानी से, आप खुद को मान लीजिए मैं प्रकाश हूं, आप खुद को मान लीजिए मैं लाइट हूं, आप जिसमें आसानी से दौड़ सके वो है विरल है। वो क्या है? विरल है। अगर उसी के रिस्पेक्ट में जिसमें आपको दौड़ने में कठिनाई हो वो क्या है? सघन है। आप खुद को एक लाइट मान ले, तो चलिए अगर हम हवा ले और पानी ले, तो हवा और पानी के रिस्पेक्ट में आप किसमें आसानी से दौड़ सकेंगे? तो आपको ज्ञात होगा कि आप हवा में तेजी से दौड़ सकते हैं या पानी में। आपको खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होगा या आपने कभी कुछ खुद से रिलेट किया होगा तो आप देखेंगे कि आप पानी में से नहीं दौड़ सकते हैं या बहुत ही कम हैं। जो पानी में आप दौड़ सकते हैं क्या? नहीं होता। वो लगता है कि आपको पकड़ लिया गया है। तो वही, तो चलिए इसीलिए जब ये आप जानते हैं कि जो प्रकाश की जो चाल होती है, हर जगह आप पढ़े होंगे, जो प्रकाश की चाल होती है वो सघन माध्यम की अपेक्षा विरल माध्यम में अधिक होती है। इसके सिद्धांत के बाद फोको साहब ने भी अपना एक सिद्धांत दिया था। सिद्धांत नहीं, उन्होंने ये प्रूफ कर दिए। वो जो थे वो प्रूफ किए कि नहीं, प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की जो वेग होती है वो विरल माध्यम में सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। तो वही लिखा है कि न्यूटन के कणिका सिद्धांत के अनुसार विरल माध्यम की अपेक्षा सघन माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है, जो कि गलत है। लेकिन फोको ने अपने प्रयोग में पाया कि प्रकाश का वेग सघन माध्यम की अपेक्षा विरल माध्यम में अधिक होती है। देखिए प्लांक का क्वांटम परिकल्पना, प्लांक्स क्वांटम हाइपोथेसिस। देखिए दोस्त, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए जब हमको, आप सब जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये सबको पता है। कहने का मतलब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इस परिकल्पना की हमको जरूरत ही क्यों पड़ी? तो मुझे कुछ ना कुछ स्पेस या कुछ खालीपन लगा होगा कुछ साइंटिस्ट को कि नहीं भाई यहाँ पे जगह खाली है या ये स्टेटमेंट प्रूफ नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बाद में एक प्लांक साहब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक नियम दिया कि इस सिद्धांत के अनुसार जो प्रकाश का जो उत्सर्जन होता है, प्रकाश जैसे कि देखिए मतलब जो हाइगन साहब थे उन्होंने वो क्या बोले थे कि प्रकाश एक तरंग प्रकृति है। प्रकाश क्या है? एक तरंग प्रकृति है। बाद में उन्होंने प्रकाश के अपवर्तन, ध्रुवन और व्यतिकरण या परावर्तन अपवर्तन, उस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने इसको प्रूव भी किए। लेकिन जो और अदर, जैसे कि सिर्फ प्रकाश के और सारे इफेक्ट है, बहुत सारे इफेक्ट है। तो उनमें एक इफेक्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे क्या है? एक इफेक्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और दूसरा रमन प्रवाह, या बहुत सारे इफेक्ट है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रकाश का जो घटना, जैसे विवर्तन हुआ, अपवर्तन हुआ, व्यतिकरण हुआ, ध्रुवन हुआ, ये सब प्रकाश के तरंग प्रकृति के सिद्धांत से तो इसको दर्शाया जा सकता है। लेकिन प्रकाश के जो मतलब रमन प्रभाव है या प्रकाश का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो इस सिद्धांत के अनुसार प्रूफ ही नहीं हुआ। तो बाद में प्लांक साहब जो थे अपना एक परिकल्पना दिए, अपना एक थ्योरी दिए। तो उसी थ्योरी को क्या कहा गया? प्लांक्स क्वांटम हाइपोथेसिस। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का उत्सर्जन, इस सिद्धांत के अनुसार वो बोले कि इस सिद्धांत में प्रकाश का जो उत्सर्जन होता है या प्रकाश का जो निकलता है वो तरंग के रूप में नहीं निकलता। प्रकाश एक, आपको पता है प्रकाश क्या? एक ऊर्जा है। तो प्रकाश ऊर्जा का जो उत्सर्जन होता है वो एक तरंगों के रूप में नहीं होकर एक ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होती है। ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल, मतलब छोटे छोटे बंडलों के रूप में होती है। एक पूरा फ्लो में एक छोटे छोटे बंडल। देखिए ये कहीं ना कहीं आइंस्टीन साहब भी अपने सिद्धांत में कहे थे कि वो भी कहे थे 1905 ईस्वी में। वो बोले थे कि प्रकाश का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी संभव है जब प्रकाश को एक तरंग प्रकृति ना मानकर ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में माने। तो यहाँ भी ये जो प्लांक साहब थे ये भी उसी को दिखा रहे हैं, ये भी उसी नियम को दिखा रहे हैं कि जो प्रकाश का जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है या रमन प्रवाह है और कई सारे इवेंट्स है या कोई घटना है, तो वो तभी संभव है जब प्रकाश को
एक वेव प्रकृति ना मानकर प्रकाश को एक ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में माना जाए। इस छोटे छोटे बंडलों को क्वांटा बोलते हैं। इन छोटे छोटे बंडलों को क्या बोलते हैं, ये आपको पूछा जाता है प्रश्न में। मतलब ये ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों को क्या कहा जाता है, ये ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों को क्या कहा जाता है, क्वांटा कहा जाता है। क्या बोला जाता है, क्वांटा या फोटोन। बेसिकली ये क्वांटा नहीं रहता है, ज्यादातर ये फोटोन ही ऑप्शन में रहता है, तो आप फोटोन को मारिएगा, ठीक है। मतलब कोई रहे कोई मार सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये फोटोन ही रहता है। तो अक्सर इसको ऐसे पूछा जाता है कि ऊर्जा जो प्रकाश ऊर्जा का प्रकाश जब छोटे छोटे बंडलों के रूप में उत्सर्जित होती है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। देखिए फोटोन के बारे में एक छोटा सा फैक्ट और है। अब क्या है फोटोन, क्या अब अभी आपने ये पढ़ा है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल, यानी कि वो जो बंडल है, यानी कि वो जो छोटा छोटा पैकेट है, वो क्या है, ऊर्जा है। आखिर भाई उस ऊर्जा का वैल्यू क्या होगा, अभी हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे। देखिए क्या है ये जो ऊर्जा का, यहाँ पे आप लिखिए प्रत्येक ऊर्जा का मान। अब एनर्जी को किस चीज से हम लिखते हैं, E बराबर एच न्यू, E बराबर एच न्यू। E क्या है, एनर्जी ऑफ इच फोटॉन, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा है। V क्या है, इसको हम पढ़ते हैं न्यू, पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं, न्यू, इसको पढ़ते हैं। ये है पीरियड्स, इसको ऐसे लिखते हैं, प्रत्येक फोटोन की आवृत्ति, यानी कि देखिए ई क्या है, ई क्या है, एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन्स है। एनर्जी क्या, ई क्या है, एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन्स है। और भी क्या है, प्रत्येक फोटोन की आवृत्तियां। और एच क्या है, एच को हम पढ़ते हैं प्लांक कांस्टेंट या प्लांक्स कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट है। अब देखिए इसका वैल्यू होता है, ये प्लांक्स, ये बार बार किसी एग्जाम में पूछा जाता है। इसका जो वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये जो 6.26 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये एच क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है। तो आप इसको देख लीजिएगा, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि प्लांक कांस्टेंट का मान क्या जाता है। और देख लीजिए यहाँ पे जूल सेकंड, जूल सेकंड किसको दिखाता है, एनर्जी को दिखाता है। जूल सेकंड किसको दिखाता है, एनर्जी को दिखाता है। और चलिए एक छोटा सा बात है, इसके बारे में हम लिख लेते हैं। मतलब स्टार पॉइंट ये है कि फोटोन जो होता है, फोटोन अविभाज्य होता है। फोटोन क्या होता है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, फोटोन अविभाज्य होता है। यानी कहने का मतलब जो फोटोन ऊर्जा, फोटोन का जो फोटोन ऊर्जा का जो या तो अवशोषण होगा या क्या होगा, उत्सर्जन होगा, तो वो अविभाज्य होता है। यानी कि अभी हम तुरंत क्या देखें, E बराबर एच न्यू देखे ना, E बराबर क्या देखे, एच न्यू। तो यानी कि ये फोटोन का जो एनर्जी है, ये फोटोन का एनर्जी होता है, ये अविभाज्य होता है। यानी कि इसका या तो अवशोषण होगा या उत्सर्जन जो होगा, ये फ्रैक्शन में नहीं होगा। कहने का मतलब ये Hb/2 या एच न्यू बटा 3 इस रूप में नहीं होगा, इस रूप में कभी कहीं नहीं होगा। यानी कि इसका जो उत्सर्जन यानी फोटोन ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण, देखिए पूर्ण गुणज में होगा। किस में होगा, पूर्ण गुणज में होगा, पूर्ण मल्टीप्लिकेशन में होगा, पूर्ण गुणज में होगा, पूर्ण गुणज में होगा। दैट इज, इसको ऐसे आप कह सकते हैं, या एच न्यू 2h न्यू 3h न्यू, यानी कि ये कहीं फ्रैक्शन में नहीं बटेगा, या आप इसको बांट नहीं सकते। यानी कि ये हमेशा एक पूर्ण गुणज के रूप में या तो इसका अवशोषण होगा या उत्सर्जन होगा। देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है, यहाँ पे सीख लेते हैं। आइंस्टीन साहब और प्लांक साहब के
अकॉर्डिंग, देखिए ये फोटोन की क्या है, फोटोन विकिरण की क्या है, ये एनर्जी है। फोटोन विकिरण की क्या है, एनर्जी है। अगर आप यहाँ पे मान ले, अगर फोटोन, देखिए इसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा, अगर फोटोन विकिरण, फोटोन विकिरण का तरंग दैर्ध्य क्या, लैम्डा तथा वेग CO, तो न्यू बराबर लैम्डा, सॉरी न्यू बराबर C/लैम्डा होगा, C/लैम्डा होगा। देखिए यहाँ से न्यू बराबर क्या होगा, C/लैम्डा होगा। अगर फोटोन विकिरण का तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो, फोटोन विकिरण का तरंग दैर्ध्य क्या हो, लैम्डा हो, तथा वेग क्या हो। देखिए तरंग दैर्ध्य किसको दिखाता है, तरंग दैर्ध्य किसको दिखाता, एक डिस्टेंस को दिखाता है, तरंग दैर्ध्य एक डिस्टेंस को दिखाता था। वेग क्या हो, वेग क्या हो, c हो, तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, C/लैम्डा। अब देखिए आप यहाँ पे न्यू का मान रख दीजिए, यहाँ पे आपको आ जाएगा E/, यहाँ पे आप जब इसका मान इसमें आप पुट कीजिएगा तो आपको क्या आएगा, यानी कि H इंटू बी, न्यू की जगह क्या पड़ा, C/लैम्डा। तो आप इसको कह सकते हैं E/SC इक्वल टू SC/लैम्डा। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, E बराबर एच न्यू और SC/लैम्डा। बाकी आपको पता ही है, E क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन है, H क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, V क्या है, फ्रीक्वेंसी है, V क्या है, फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे H, यहाँ पे देखिए H क्या, प्लांक कांस्टेंट है। C क्या है, वेलोसिटी है, किसका है, वो फोटोन विकिरण जो है उसका क्या है, वेलोसिटी। और ये क्या है, उसका तरंग दैर्ध्य, ये क्या है, वेवलेंथ है, यानी तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। देखिए यहाँ भी आ वेव लेंथ यानी तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। तो आप इसका जो इंग्लिश वर्ड है आप इसे समझ सकते हैं। वेवलेंथ क्या है, एक लेंथ है, लेंथ क्या होता है, एक लेंथ यानी कि एक डिस्टेंस है। इसीलिए आप इसको बड़े अच्छे से, बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल होते हैं जो इस फॉर्मूला पे आप पटाख से बना सकते हैं, उसमें आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने इस फॉर्मूला को इक्वल टू SC, एच सॉरी इक्वल टू H न्यू, और न्यू बराबर आपको पता है, न्यू बराबर क्या होता है, C/लैम्डा। आप यहाँ पे C/लैम्डा इसको कर सकते हैं। चलिए अब देखिए जो फोटोन होती है, फोटोन उसका जो एनर्जी होता है, हर एक चीज एनर्जी का कुछ ना अपना एक वेटेज होता है, क्या होता है, उसका एक द्रव्यमान होता है। तो ये जो फोटोन है इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो चलिए हम इसको सीख लेते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, फोटोन, फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, शून्य होता है। इसको आप हमेशा एक नोट डाउन करके रख लीजिएगा। पूछा जाता है फोटोन का जो विराम द्रव्यमान कितना होता है, फोटोन का विराम द्रव्यमान हमेशा शून्य होता है। लेकिन इसका जो गतिज द्रव्यमान है, यानी कि एक रुका हुआ है, उसका कितना हो गया, शून्य होता है। लेकिन अगर एक वेव मोशन में जा रही है, किस में जा रही है, मोशन में, तो वहां उसका शून्य नहीं होता। आप लोगों ने, चलिए इसका जो होता है आइंस्टीन साहब के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सर अल्बर्ट आइंस्टीन, सर अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टीन, ये देखिए इन्होंने अपना एक नियम दिया था, E बराबर mc²। देखिए दोस्त एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, E क्या होता है, एनर्जी होता है, m है मास ऑफ रेडिएशन, विकिरण का जो मास है, और C क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन, वो जो विकिरण निकलता है उसका क्या है, वेग है। क्या है, वेग है। एक चीज हमेशा नोट डाउन करिएगा, जब मैं एक बार एक एंट्रेंस दे रहा था, उसमें मुझे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो जो न्यूटन आइंस्टीन साहब के जो नियम होते हैं, E बराबर mc², यानी कि द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत जो होता है, उनमें वो बोले थे कि उनमें जो द्रव्यमान होता है उसको किस लेटर से डिनोट किया जाता है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हमेशा स्मॉल m होता है, ना कि कई बार ये मुझे ऑप्शन ये mc², ये अब कैपिटल M नहीं होता। हमेशा आप ध्यान रखिएगा ये क्या होता है, स्मॉल m होता है, हमेशा स्मॉल m होता है। इस पे ज्यादातर विद्यार्थी गौर नहीं करते कि भाई, लेकिन अगर जो अच्छे से पढ़ते हैं, इसीलिए आपको एक सिंपल वे में टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा रहे हैं कि आपको थोड़ी सी भी समझने में दिक्कत ना आए। आप छोटे छोटे चीज को आप कवर अप करते चले, क्योंकि आप
छोटी छोटी चीज से ही आप बड़े चीज को बना सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई बंदा या कोई बंदी ये सोच रहा है कि जो मैं एकाएक कोई बड़ा कर लूं, तो ऐसा नहीं होता। आपको छोटे छोटे चीजों को हमेशा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि आजकल हर एक एग्जाम में छोटे छोटे पॉइंट पे ही फोकस किया जाता है, और वही एग्जाम में आपका मेरिट बनाएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या होता है, हमेशा स्मॉल एम होता है। देखिए यहाँ क्या है, ई बराबर एम सी स्क्वायर। चलिए इसको एक बार हम मिटा के थोड़ा सा अच्छा सा बढ़िया सा देख लेते हैं। देखिए क्या होता है कि देखिए अभी हमने पढ़ा इक्वल टू एच न्यू, इक्वल टू क्या पढ़े, एच न्यू। और अभी हमने आइंस्टीन साहब के अनुसार ई बराबर क्या पढ़े, ई बराबर क्या पढ़े, एम सी स्क्वायर, एम सी स्क्वायर 1 2 ऑन कंपेयरिंग बिटवीन इक्वेशन फर्स्ट एंड, यानी कि देखिए आप ये दोनों को कंपेयर कीजिए, आप ये दोनों को क्या कीजिएगा, कंपेयर कीजिए। देखिए ये दोनों साइड क्या है, एनर्जी है, और ये दोनों उसी रेडिएशन की एनर्जी है। रेडिएशन, अब भाई एनर्जी आप इसको ऐसे मान सकते हैं, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और ये क्या है, मास ऑफ काइनेटिक, काइनेटिक मास ऑफ काइनेटिक, यानी कि गतिज ऊर्जा, गति में जो है, गति में जो वो विकिरण है, वो रेडिएशन है, उसका वो क्या है, ये मास है। तो आप यहाँ से m इक्वल टू निकाल सकते हैं एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, एच न्यू इक्वल टू सी स्क्वायर। देख लीजिए एम एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, न्यू क्या है, रेडिएशन के जो आवृत्ति है ये है, और सी क्या है, और सी क्या है, ये वेग है। और आपको पता है कि c इक्वल टू क्या होता है, 3 इंटू सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, 3 क्या है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। देखिए आप इसको ध्यान रखिए कि जो फोटोन का जो काइनेटिक काइनेटिक मास होता है, काइनेटिक यानी कि उसका जो गतिज द्रव्यमान होता है, वो कितना होता है, m इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, एच न्यू इक्वल टू सी स्क्वायर। आपको दिया जाता है, सवाल में दिया जाता है आपको, इसमें से कोई बार आप में से ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, आपको कहेगा कि ये निकालिए, ये दे देगा, ये दे देगा, आपको कहेगा ये निकालिए, आप आराम से उसको निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे एक पॉइंट और देख लेते हैं। अभी और हम ये पढ़े, क्या पढ़े हम कि अभी आप लोगों ने ये पढ़ा ना कि क्या पढ़े, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। अब देखिए यहाँ पे जो आपने ये न्यू निकाले हैं, ये जो न्यू निकाला, आप इस न्यू का मान इसमें रख सकते हैं ना, आप इसको रख के देखिए। इस हिसाब से m इक्वल टू आपको क्या आ जाएगा, h यहाँ पे c अपॉन लेमडा, उसके बाद क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर, यहाँ से देखिए एक सी हट जाएगा तो क्या होगा h अपॉन लेमडा सी, यानी कि m इक्वल टू आपको देखिए ऐसे लिख सकते हैं h न्यू अपॉन सी स्क्वायर और h। देखिए फ्रेंड ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये आपको किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। m क्या है, काइनेटिक मास है, h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, v क्या है, उसका जो पीरियड है वो क्या है, वो रेडिएशन का जो पीरियड है वो क्या है, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, h यहाँ पे देखिए, बस यहाँ पे h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, ये क्या है, वेवलेंथ है, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, यानी कि प्रकाश का जो वेग है। ये टॉपिक यानी कि ये चैप्टर प्रकाश के सारे मतलब जो क्वांटम सिद्धांत से, मतलब क्वांटम प्लांक साहब जो अपना नियम देते, जितने भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में, इस पूरे टॉपिक से वो कवर अप हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए हम बढ़ते एक नए टॉपिक के, और या सीखते हैं या इसको हम अगले क्लास में देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं, और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो थैंक्स इस सब चीज़ों के लिए, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में।